नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन चल रहे हैं उनके नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का। उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट और मोटिवेशनल लाइन जो हमारे इस एग्जाम की जर्नी को और मोटिवेटेड बनाएंगी, वो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अपने सपनों का भविष्य उन्हीं कदमों से बनेगा जो आप आज उठाएंगे। मतलब आपकी कठिनाइयों के पीछे जो है, आप जो आज कठिनाइयां आपके सामने आ रही हैं उनके पीछे एक अवसर है। और अपने सपनों का जो भविष्य है, जो आने वाला भविष्य है आपका, वो उन्हीं कदमों से बनेगा जो आज आप उठाएंगे। आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, आपका दोस्त कहीं घूमने गया है, तो इसका मतलब है उसको देख के आप डिमोटिवेट मत होइए। आपके ये जो कदम है ये आपके आने वाले भविष्य के लिए है, ठीक है ना। अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो, अपने लक्ष्य को हमेशा कैसा रखिए, ऊंचा रखिए। और तब तक ना रुकें जब तक उसे हासिल ना कर लें। हमारा ये एमपीपीएटी का सफर इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक हम पेपर उसका नहीं दे देते और उसके पेपर को फोड़ नहीं देते। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये टॉपिक है, वो है रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन, जिसे हम श्वसन के नाम से जानते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ लैंग्वेजेस में हमारा ये जो है सफर चल रहा है। इससे पहले हम जो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को देख चुके हैं। और आज का ये हमारा बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का ये टॉपिक है, रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो इसके आज का हमारा ये जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, ये कई बार पेपर में 3 से 4 नंबर तक पूछा गया है। 3 से 4 नंबर तक पूछा गया है, इसलिए हमारे लिए बेहद खास हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। जो हमने इसमें 35 क्वेश्चन लिए हैं, इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको पूरा टॉपिक जो है दिमाग में बैठेगा और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी कंटेंट, जो कंटेंट होता है उसका 1 वैल्यू आता है। तो कैसी कंडीशंस होती हैं? पहली है कार्निल, जो अम्ल होता है वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इसके अलावा हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से हो जाता है। बसा, जिसे हम फैट के नाम से जानते हैं, फैट मैटर इज सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि बसा पदार्थ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो तब ऐसा होता है। रेस्पिरेटरी ऑक्योर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उसकी अनुपस्थिति में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तब उसकी वैल्यू, श्वसन गुणांक जो होगा वो 1 आएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों के आंसर का जो है वेट कर रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करिए। बेसिकली अगर आप देखें तो जो रेस्पिरेटरी वैल्यू होती है, यानी कि श्वसन गुणांक होता है, ये 1 कब होगा? जब बसा, यानी कि जो फैटी मैटर इज सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि बसा पदार्थ क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, तब उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। क्या ये आंसर सही है? क्या जल्दी से आंसर बताइए जरा, क्या ये आंसर सही है? या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो, क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो जब ऐसा होता है क्या? या फिर कार्बनिक अम्ल जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो तब ऐसा होता है क्या? तो बेटा ये तीनों ही आंसर जो है वो कैसे हैं? गलत है। सी भी गलत है, डी भी गलत है और ए भी गलत है। इसका मतलब सही आंसर होगा जब कार्बोहाइड्रेट सब्ट्रैक्ट हो। बात को समझिए, रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी और जल्दी एनर्जी, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे जल्दी एनर्जी जो रिलीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट के सब्ट्रैक्शन से होती है। किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट के सब्ट्रैक्शन से ही होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी जो है ना, श्वसन गुणांक होता है, रेस्पिरेटरी गुणांक होता है, उसकी वैल्यू 1 कब होती है? जब कार्बोहाइड्रेट सब्ट्रैक्ट होता है। जब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सब्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा है ग्लाइकोलिसिस। क्या ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है?
आपको भी पता है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है रेस्पिरेशन के अंदर एक तरीके की जो है पदार्थ होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, तो अब पहला ऑप्शन आपके पास है एस्कॉर्बिक एसिड, अगला है एसिटिल्डेहाइड एसिड, है ना, अल्कोहल, पेरोविक एसिड। इनमें से कौन सा आंसर जो है आप देना चाहेंगे, जल्दी से कमेंट करिए। बेटा मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कमेंट करिए कमेंट करिए, आप लोग वीडियो ऐसे ही देख के चले जाते हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं ना वीडियो पे कोई कमेंट करते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बेटा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा मेन बात क्या है, अगर आप कमेंट करते हैं तो चीजें आपके दिमाग में फिट हो रही होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है एसिटिल्डेहाइड, अगला है अल्कोहल, अगला है पेरोविक अम्ल। तो इसमें से कौन सा आंसर आप दे रहे होंगे, जल्दी से कमेंट करिए। तो सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसका एंड प्रोडक्ट होता है पेरोविक एसिड। क्या होता है, पेरोविक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये बेहद खास क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या है, क्रेब्स का चक्र किसमें परिचालित होता है? क्रेब्स साइकिल ऑपरेट इन, क्रेब्स साइकिल ऑपरेट इन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है चलता है ना, ग्लाइकोक्सीजोम के चलता है, परऑक्सीजोम में चलता है, ल्यूकोप्लास्ट में चलता है। किसके अंदर जो है क्रेब्स साइकिल चल रही होती है, किसके अंदर क्रेब्स साइकिल चल रही होती है, जल्दी से आंसर करिए। तो ये अगर आपने थोड़ा भी अपना 12th क्लास अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। यही वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है एनर्जी में चेंज हो जाता है, एनर्जी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। और ये वास्तव में जो है इसको चलाने के पीछे इसमें एटीपी जनरेट होती है। क्या होती है, एटीपी जनरेट होती है, एनर्जी निकल के आती है। इसको ही बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशीय श्वसन का स्थान है द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो ये भी बहुत बेहद खास क्वेश्चन है और इसको आराम से हर बच्चा जो है आंसर दे सकता है इसका। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, तीसरा है साइटोप्लाज्म, अगला है गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी। इनमें से कौन से स्थान में रेस्पिरेशन कंप्लीट हो रहा होता है? मेन बात यह है कोशिकीय श्वसन का स्थान है द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, तीसरा है साइटोप्लाज्म, अगला है गोल्जी बॉडी। इसका आंसर जल्दी से कमेंट के अंदर बताइए, जो ऊपर का आंसर है वही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है ना, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको भी पता है क्रेब्स साइकिल जहां कंप्लीट होता है वही रेस्पिरेशन की मेन भूमिका है। तो रेस्पिरेशन कहां कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होगा कि सर रेस्पिरेशन तो हमारा जो है फेफड़ों में होता है, लंग्स के अंदर होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। लंग्स जो है बेटा, जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हमारे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ सांसों को ले जाने और लाने का काम करते हैं, जिससे ये ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देते हैं और ब्लड से जो है कार्बोहाइड्रेट को लेके बाहर छोड़ देते हैं। समझ रहे हो बात, ये ब्रीथिंग के काम करते हैं। मैं ये कर रहा हूं, ये ब्रीथिंग है बेसिकली देखी जाए तो। लेकिन मेरी जो अंदर ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करके, है ना, ऑक्सीडेशन करके उसका, और उससे एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। और ये जो है कंप्लीट होती है सेल के अंदर। एक ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गन, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां होती है। इसके अलावा आपको बता देते हैं गोल्जी बॉडी जो है इसको ट्रैफिक मैन बोला जाता है, ट्रैफिक मैन बोला जाता है। साइटोप्लाज्म किसको बोला जाता है, तो सेल के अंदर जो द्रव्य होता है, सेल के अंदर जो द्रव्य होता है उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइंस की भाषा में साइटो बोला जाता है सेल को, और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव, है ना। तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का द्रव्य। द्रव्य यानी देखो, एक द्रव्य ये वाला द्रव होता है, एक द्रव ये वाला होता है। ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड, इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड। इस वाले द्रव का मतलब होता है मैटर, तो वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड स्टेज में भी हो सकता है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म से एक क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये बताइए
प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इनका नाम था पुरकिंजे। किंजे क्या नाम था? पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में हमको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को लपेटने वाले हैं हम, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेहद खास क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाला है दोस्तों, इस पर टिक लगा लीजिएगा, है ना, वेरी वेरी मोस्ट होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? केला पकाते समय या पकते समय श्वसन की दर अचानक से तेज हो जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? While ripening banana, the rate of respiration suddenly increase. This process is called. बात को समझिए, पेड़ में केला लगे हैं, कच्चे हैं, नॉर्मल है, जब केले पकते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन जो है प्लांट के अंदर वो ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या इसको क्लाइमेटिक टेरिक बोला जाता है, या जीर्णता बोला जाता है, किडमन यानी कि फर्मेंटेशन बोला जाता है, या फोटो रेस्पिरेशन बोला जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताना भाई साहब, जल्दी से क्या बताइए, कमेंट करके बताइए। आप जब तक आंसर दे रहे हैं मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। एक चीज जो इसमें आपको दिख रही है, फर्मेंटेशन। आप लोगों ने जलेबी खाया होगा, जो जलेबी आप लोगों ने खाई है, इसके अलावा आपने ब्रेड खाया है, ये सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाए जाते हैं। एक एंजाइम होता है ईस्ट, ईस्ट एंजाइम नहीं होता, एक फंगस होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवाते हैं। कोई भी चीज सड़ाने के लिए जो है फर्मेंटेशन का शब्द यूज करा जाता है, किडवन का यूज करा जाता है। ठीक है, और फर्मेंटेशन क्या है? तो ये जो है जटिल कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, मतलब जटिल अणुओं को सिंपल अणुओं में बदलता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है क्लाइमेटेरिक। क्या है आंसर हमारा? क्लाइमेटेरिक। क्लाइमेटेरिक का मतलब क्या है? यहाँ पे जब हम केला पकाते हैं या जो पौधा है उसके अंदर केला पक रहा होता है, उस समय उसके अंदर रेस्पिरेशन की रेट जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लाइमेट्रिक। क्या बोला जाती है? क्लाइमेट्रिक बोला जाता है, या इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है कि शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? आप लोग जानते हैं जो एल्कोहल होता है वो बेसिकली शुगर से प्रोड्यूस करा जाता है, चाहे वो आपका अंगूर से बनाया जाए, चाहे गन्ने से बनाया जाए, चाहे चावल से बनाया जाए, लेकिन मेन जो चीज है उसके अंदर होती है शुगर, और शुगर के फर्मेंटेशन से जो है एल्कोहल बनता है। तो उन्होंने बोला है कि हु फर्स्ट, सबसे पहले, है ना, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम शुगर, इससे बनने वाला शुगर का जो प्रोडक्शन है वो एल्कोहल का प्रोडक्शन जो है शुगर से होगा, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो क्या ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, लुइस पास्चर ने बताया था, गेल्शुक ने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करिए, जब तक मैं आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करता हूं। सबसे पहले समझिए, रॉबर्ट हुक, सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले व्यक्ति हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, और किसके ऊपर किया? तो वुड। किसके ऊपर किया? वुड, लकड़ी के ऊपर किया, यानी कि डेड सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा व्यक्ति है रॉबर्ट ब्राउन, सेल के न्यूक्लियस यानी कि कोशिका केंद्रक को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखना। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो आंसर है, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन सर्वप्रथम जो है किसने बताया? तो ये बताया लुइस पास्चर ने। किसने बताया? लुइस पास्चर ने बताया। इस व्यक्ति का नाम याद रखिए, बहुत खास है, आगे भी हम इसके बारे में बात करते रहेंगे क्योंकि लुइस पास्चर ने बहुत सारे क्वेश्चन हमको दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पुष्पी पौधों में शर्करा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ट्रांसफर ऑफ शुगर टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? तो जो भैया पुष्पी प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें शुगर जो ट्रांसफर होती है वो किस फॉर्म में होती है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है कोई भी दे सकता है। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, देखो शुगर जो है, यहाँ आप देखोगे मेरे सामने सारी शुगर है, इसका आंसर सुक्रोज है, वो समझ लीजिए। इसका आंसर क्या है? सुक्रोज है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो बेटा यहाँ पे ग्लूकोज भी शुगर है, स्टार्च भी शुगर है, सुक्रोज तो शुगर है ही, और माल्टोज भी शुगर है। लेकिन हमारे यहाँ जो शुगर होती हैं ये सब अलग अलग तरीके की शुगर होती हैं। तो फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज,
ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब क्या है, शुगर है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें किस रूप में होती है, तो उनमें होती है सुक्रोज के फॉर्म में। किसमें होती है, सुक्रोज के फॉर्म में होती है। ठीक है, इन बात को ध्यान रखना है। और जो चीनी वगैरह में आप खाते हैं, गन्ने वन्ने में किसमें होती है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है, पौधे एवं जंतुओं में निम्न में से किसमें श्वसन होता है, ऐसा पूछ रहे हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पौधे और जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनमें इनमें से किसके अंदर जो है वो होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ये क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से अभी ऊपर सॉल्व कर चुके हैं 2 बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर रेस्पिरेशन होता है क्या, नहीं, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है भाई साहब। फिर आता है जीवद्रव कला, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म से कोई लेना देना नहीं है, किसका, रेस्पिरेशन का। फिर आता है शूद्र कर्णिका, हिंदी मीडियम वाले इस वक्त को नाम को याद कर लीजिए, शूद्र कर्णिका। इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया से। तो बिल्कुल ये बात सही है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है। कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है। न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, ये सेल का हेड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात हो रही है अनॉक्सी की। किसकी हो रही है, अनॉक्सी की। हमेशा क्वेश्चन में शब्द पकड़ा करो। क्या करो करो, शब्द पकड़ा करो। ये साइंस के क्वेश्चन हमेशा शब्दों से ही पूरे कंप्लीट कराए जा सकते हैं। हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अनएरोबिक का मतलब क्या है, जहां पे ऑक्सीजन मौजूद ना हो। ऑक्सीजन मौजूद होगी तो क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और ज्यादा एनर्जी बनेगी। और जब नहीं होगी तो क्या होगा, अनऑक्सी होगा, अनएरोबिक होगा, यानी कि कम एनर्जी बनेगी। तो इसका आंसर बताइए जरा, 20, 24, 28, 32 कितनी एनर्जी बनती है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना है आप लोगों को, कितनी एनर्जी बन रही होती है। और ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनती है भैया 20। कितनी एनर्जी बनती है, कितनी किलो कैलोरीज बनती हैं, तो 20 किलो कैलोरीज बनती हैं। कितनी बनती हैं, 20 किलो कैलोरीज बनती हैं। ठीक है, जबकि आप एरोबिक में जाओगे तो ये बहुत पहुंच जाएंगे ना, ये सैकड़े में आ जाएंगी, मतलब 100 के नंबर में आ जाएंगी, 3 डिजिट में आ जाएगी, इतनी एनर्जी बनती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि एक बोतल को जिसमें अंकुरित हो रहे बीज रखे हों, एक बोतल है जिसमें अंकुरित हो रहे हुए बीज रखे हों, एक नालिका द्वारा ऐसी परख नली से जोड़ दें जिसमें चूने का पानी रखा हो, तो चूने का पानी हो जाएगा। बात को समझिए, एक बोतल है, बोतल में एक नली डाल के एक जगह चूने का पानी रखा हुआ है, उसमें इसको कनेक्ट कर दें और जो बीज रखे हैं वो कैसे हैं, जर्मिनेटेड हैं, उगे हुए हैं, है ना, इन अ बोतल, है ना, जिसमें कैसे हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स इज कनेक्टेड थ्रू अ ट्यूब टू अ टेस्ट ट्यूब कनेक्टिंग लाइम वाटर, देन द लाइम वाटर विल बिकम। तो लाइम वाटर कैसे कलर का हो जाएगा, येलो, रेड, ब्लू, मिल्की। बेहद खास क्वेश्चन है भाई साहब, और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्की। कैसा हो जाएगा, मिल्की, दूधिया कलर का ये क्या हो जाएगा, क्या लाइम वाटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहले होने वाली महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन दैट ऑक्योर इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। देखिए भाई साहब, बात को समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहले होने वाली महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक और लेकिन पहली, तो ग्लाइकोलिसिस, फोटोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, किडवन, यानी कि फर्मेंटेशन। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, बेहद खास क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। रेस्पिरेशन में सबसे पहले जो प्रोसेस होती है, सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। बात को समझना, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अनॉक्सी श्वसन, अभी भी अनॉक्सी की आ गई, अनारोबिक की आ गई, में ग्लूकोज के एक अणु के पैरुविक अम्ल में परिवर्तन में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्मेड इन द है ना कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इनटू पैरुविक एसिड इज एनोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन दोबारा से सुनना कि अनॉक्सीडेशन श्वसन में रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक अणु के पैरुविक अम्ल में परिवर्तन में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? इन्होंने ये बोला है कि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है उसके एक अणु के पैरुविक में परिवर्तन, एक मॉलिक्यूल जो है वो पैरुविक एसिड में चेंज हो जाए तो उसके साथ में एटीपी के कितने अणु बनेंगे, तो एटीपी के कितने अणु निकल के आते हैं। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग क्या करें, कमेंट में दें। तो इसके जो है क्या इसका एक अणु बनता है, दो बनते हैं, तीन बनते हैं या फिर चार बनते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, चार बनते हैं। कितने बनते हैं? चार बनते हैं। जबकि आप एरोबिक में जाओगे तो ये अनएरोबिक है, उसके अंदर जाओगे जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीश्वसन में जाओगे तो वहां पे आपको 38 एटीपी बनेंगे। कितने बनेंगे? 38 एटीपी जनरेट होते हैं एक ग्राम की जो मॉलिक्यूल होता है काय का, ग्लूकोज का, उससे। लेकिन यहाँ पे पूछा था पैरुविक एसिड का। ठीक है, दोनों बातों को अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे चलिए, क्वेश्चन है यदि किसी श्वसन कर रहे पदार्थ का आरक्यू यानी कि रेस्पिरेशन क्वाड्रेंट जो होता है यानी कि श्वसन गुणांक दो हो तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आंसर है। क्या गजब क्वेश्चन पूछा है भाई साहब। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो बच्चे ढेर हो जाएंगे। खुद सोचिए, उन्होंने बोला है कि श्वसन गुणांक 2 है, समझ रहे हो, रेस्पिरेशन कॉन्ट्रेंट जो है वो कितना है, 2 है। तो कौन सा पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना? इफ द आर क्यू रेस्पिरेशन कॉन्टेंट जो होता है ऑफ आर रेस्पिरेटिंग सब्सटेंस इज 2, देन विच सब्सटेंस विल बी गेटिंग ऑक्सीडेट हो रहा है, मतलब कौन सा जो है पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्या फैट का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, शुगर का हो रहा है, कार्बनिक एसिड होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, उसका हो रहा है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना है। बेहद खास क्वेश्चन है भाई साहब, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। और ये है कार्बनिक एसिड। क्या है? कार्बनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल जो है उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। अगर आरक्यू कितना है, आरक्यू कितना है, 2 है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मजा आ गया भाई साहब, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। हाँ बताइए जरा ये, और आप लोगों ने बचपन से सुन रखा होगा, हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका अति उपयुक्त कारण क्या है? मतलब ऐसा सब लोग बोलते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में, तो इसका कारण क्या है? कारण जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ मोर अप्रोप्रिएट, ज्यादा सही, रीजन फॉर नॉट स्लीपिंग अंडर ट्रीज एट अ नाइट। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसका ज्यादा उपयुक्त आंसर कौन सा हो सकता है? आंसर हो सकते हैं कि सारे सही हो, लेकिन सही कौन सा है, ज्यादा सही कौन सा है, ये पूछना है। ठीक है, तो पहला है कि श्वसन के समय पेड़ रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। मतलब क्या होता है, पेड़ रात में CO2 छोड़ते हैं, है ना। ट्रीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट अ नाइट। रात में क्या होता है, प्लांट श्वसन करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। क्या ये बात सही है? आगे देखते हैं। रात्रि के समय पेड़ अधिक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अधिक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये तो बात खत्म ही हो गई, ये तो छोड़ ही दो। ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो पेड़ के नीचे सोएंगे? नहीं सोएंगे, ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा फिर तो। ठीक है ना। अगला है कि श्वसन के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन दोनों को मुक्त करते हैं। ये बात हो सकती है भैया दोनों मुक्त करते हो। आगे देखते हैं, पेड़ पर शायद सर्प वास करते हैं, है ना, स्नेक्स लिव इन द ट्रीज, तो ये नहीं है ना, तो ये दोनों तो हट गए। अब बताओ मुझे जरा तीसरे और पहले में से यानी कि ए और सी में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है? इसका आप लोगों का मैं वेट करूंगा यहाँ पे, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आप लोग भी जानते हैं सही आंसर ये है ए वाला, कि श्वसन के समय पेड़ रात्रि में क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं,
इस वजह से हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात्रि के समय प्लांट क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, इसलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के समय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं। ये बेहद खास क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, ये आप लोग बता भी सकते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी प्रोड्यूस इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में करेंगे। कितना होता है जल्दी बताइए जरा। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे 38, कितना बोलेंगे 38, लेकिन बेटा 38 आंसर सही नहीं है, यहाँ पे शुद्ध जो है वो 36 बनता है। कितना बनता है 36, क्योंकि 2 एटीपी जो होती हैं, 2 एटीपी जो है इसकी प्रोसेस के अंदर ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसका आंसर आएगा कितना 36, आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे आ जाइए, निम्न में से कौन सा क्रेब साइकिल का हिस्सा नहीं है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रेब साइकिल, इनमें से कौन जो है क्रेब साइकिल का हिस्सा नहीं है। तो पहला आंसर है आप लोगों का वी हाइड्रोजाइनाइजेशन, अगला है आपका ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फोटो फोटोफाइलाइजेशन फोटोफाइलाइजेशन यानी कि ऑक्सीकरणीय फॉस्फोराइलेशन, अगला है एसिटिकरण यानी कि एस्टलाइजेशन, अगला है बी कार्बोक्सीकरण यानी कि जो है डीकार्बोलाइजेशन। तो भैया मुझे बताइए बी कार्बोलाइजेशन जो है इनमें से कौन सा हिस्सा जो है वो क्रेब साइकिल का हिस्सा नहीं है। जब आप क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो इतना बड़ा एक चक्र पढ़ाया जाता है, उसमें आपको यहाँ 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 बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, इस तरीके से क्रेब साइकिल पढ़ाया जाता है। हमने भी जो थ्योरी क्लासेस हैं ऑफलाइन में उनमें पढ़ा है, तो ऑफलाइन का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो जल्दी से आंसर दीजिए, हमारी नाक बचा लीजिए बेटा, नाक मत कटवा देना, आंसर दे दीजिए, वो भी सही है ना। तो इसका आंसर जो है वो है बी ऑप्शन है, वो करेक्ट है। 16 वाले का क्या है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि ऑक्सीकरणीय फास्फोलाइजेशन जो है ये क्रेब का पार्ट नहीं है, क्रेब साइकिल जो चलती है उसका पार्ट नहीं है। ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइजेशन जो है ये क्या है, क्रेब साइकिल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग ये मानिए बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगा लेते हैं, अगर आप किसी और लाइव क्लास में जाएंगे, कारण क्या है मैं आप लोगों से बात वगैरह इनको नहीं करता, मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई वगैरह कर सकूं ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। आप किसी क्लास में जाएंगे तो मैंने देखा है कि कोई टीचर आएगा घंटों बातें करेगा बेमतलब की, फिर कोई बच्चा कमेंट कर देगा, उस कमेंट को जो है रिप्लाई करने में टाइम खराब कर देगा। बेटा बचिए, समय बचाइए और थ्योरी खुद से पढ़िए, एमसीक्यूज लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, पौधों की श्वसन क्रिया में पहले होता है, इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन द फर्स्ट थिंग्स दैट हैपन इज ग्लाइकोलाइजेशन, फोटोलाइजेशन, क्रेब साइकिल, फर्मेंटेशन। पौधे की श्वसन क्रिया में पहले क्या होता है, और ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पूछ चुके हैं आप लोगों से, लेकिन क्वेश्चन वहां पे क्या था, थोड़ा सा चेंज था, तरीका अलग था, है ना। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में आप बता दीजिए, फटाक से इसका आंसर कमेंट करिए। और इसका आंसर आपको पता है, वहां पर भी ए था और यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा। ग्लाइकोलाइजेशन क्या होगा, ग्लाइकोलाइजेशन। इंग्लिश इंग्लिश हिंदी दोनों में जो सेम है, इसलिए इसका पे आंसर जो है इंग्लिश में नहीं लिखा गया, हिंदी में अकेला लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन के लिए पौधे में श्वसन के लिए आवश्यक है, रेस्पिरेशन इज प्लांट रिक्वायर जो होती है, किस चीज की जरूरत है। श्वसन के लिए लाइट की जरूरत है, CO2 की जरूरत है, O2 की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है। जल्दी से इसका आंसर बताना, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस से। तो बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, फोटोसिंथेसिस में ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत है, तो लाइट की जरूरत है, CO2 की जरूरत है ना, क्लोरोफिल की जरूरत है। लेकिन जब पूछा उसने रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में ओनली ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, इनमें से और किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में O2 छोड़ते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में O2 छोड़ते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में तो O2 वो क्या करते हैं, लेते हैं। रेस्पिरेशन में O2 क्या करते हैं, लेते हैं। बात को समझना, ठीक है।
रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को एक साथ नहीं करना है आप लोगों को। कल हमने जो पढ़ा था, कल और परसों 2 वीडियो आप लोगों का आ चुका है बेटा, दोनों में फोटोसिंथेसिस डला हुआ होगा। फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देख लेना। 8 से 10 क्वेश्चन उन दोनों वीडियो से आपको देखने को मिलने वाले हैं, गारंटी है। 43 के क्वेश्चन के आसपास हमने क्वेश्चन करवाए हैं और बेहद खास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जल्दी से करते रहिएगा। आगे चलिए कि श्वसन गुणांक को परिभाषित करते हैं। डिफाइन रेस्पिरेटरी जो कंटेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। गुणांक जिसे हम बोलते हैं, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। गुणांक जो होता है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है ये, परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन डाइऑक्साइड। मुक्त ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ फ्री ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा मुक्त CO2 और अंदर ली जाने वाली ऑक्सीजन का अनुपात होता है। मतलब रेशियो ऑफ फ्री CO2 टू इनहेल्ड ऑक्सीजन, मतलब छोड़ने वाली CO2 और लेने वाली ऑक्सीजन, उन दोनों के बीच का रेशियो होता है। इसके अलावा अंदर ली जाने वाली ऑक्सीजन एवं व्यय भोज्य पदार्थ का अनुपात होता है। तो इसका आंसर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, बेसिक सा दिमाग लगाएंगे, तब भी आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो ये क्यों होगा रेस्पिरेटरी गुणांक। अकेला कार्बन डाइऑक्साइड है और किसी की बात की नहीं गई है तो खत्म है। मुक्त ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, यहां पर भी खत्म है, क्योंकि अकेली ऑक्सीजन की बात की गई है, कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई गुणांक की बात करी जाए, कंटेंट जो होता है उसकी बात करी जाए, तो हमेशा 2 चीजें चाहिए। एक चीज में काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये रेशियो में होता है। किसमें होता है? रेशियो में। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला हो सकता है कि अंदर ली जाने वाली ऑक्सीजन एवं व्यय भोज्य पदार्थ। व्यय भोज्य पदार्थ से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, डाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का डाइजेशन होता है रेस्पिरेशन में, डायरेक्ट खाना नहीं होता डाइजेस्ट, है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी, कि मुक्त CO2, फ्री जो CO2 होती है और अंदर ली जाने वाली ऑक्सीजन होती है, उनके रेशियो जो होता है, द रेशियो ऑफ फ्री CO2 टू इनहेल ऑक्सीजन, उन दोनों के रेशियो को जो है हम श्वसन गुणांक कहते हैं। रेस्पिरेटरी जो कॉन्सेंस होता है, मेरी जबान इस शब्द के लिए पता नहीं क्यों लड़खड़ाती है, आप लोगों के सामने ही है, तो उसको हम श्वसन गुणांक कहते हैं। इसको RQ के नाम से जाना जाता है, RQ, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? RQ के नाम से जान रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेहद खास है कि उपचय किस समय की मोचित ऊर्जा संचित होती है ना। आप बात समझिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज स्टोर्ड, मतलब एनर्जी बनी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बीच में। जैसे मान लो मैंने खाना खाया था अभी, और मैंने जो है 3 रोटी खाई थी, 3 तो बहुत कम हो जाएंगी, मैंने 5 रोटी खाई थी मान लीजिए, तो 1 रोटी की जो एनर्जी मैंने इस वीडियो को बनाने में खर्च कर ली। आप लोगों के सामने चिल्ला रहे हैं भैया, तो खर्च हो जाएगी। लेकिन 4 रोटी की एनर्जी भी तो मेरी बॉडी में बनेगी, तो वो क्या होगी? तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? क्या ये ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होगी, क्या ATP के फॉर्म में स्टोर होगी, NADH2 के फॉर्म में स्टोर होगी, या बसा के फॉर्म में स्टोर होगी? जल्दी से आंसर बताना है, जल्दी से इसका क्या बताइए, आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर कमेंट करना है भैया, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर क्या बताइए। तो बेटा ग्लूकोज की फॉर्म में तो हो ही नहीं सकती ना, ग्लूकोज से तो बन ही रही है, ग्लूकोज से क्या हो रही है? बन रही है। आप बोलोगे कि सर फैटी एसिड के फॉर्म में हो सकती है, तो ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी फैटी एसिड के फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेव करने की बात कर रहे हैं, मटेरियल सेव करने की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप बोलेंगे NADH2 के फॉर्म में सेव हो जाएगी, तो ये नहीं होगी, ये कंप्लीट एनर्जी नहीं है। तो हमारा एकमात्र आंसर बचता है ATP। अब आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATP का फुल फॉर्म होता है भैया एडिनो ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एडिनो ट्राई फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। 1 ग्राम और ऑफ जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, ग्लूकोज, उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो पूछता है हमसे। इसके अलावा कितनी ATP रिलीज होती है वो पूछता है हमसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ATP के फॉर्म में 36 अपने ऊपर पर ही पढ़ा था। आप लोगों को बहुत जगह 38 देखने को मिलेंगी, लेकिन बेटा व्यापक इसको 36 मानता है, क्योंकि 2 एनर्जी जो है वो वहीं पे रिड्यूस हो जाती है। गूगल भी आप लोगों को 38 बताएगा, तो घबराना नहीं है, 36 याद रखना है। अब ऐसा मत बोलने लगा आमिर सर गलत बता रहे थे, भैया बहुत सोच समझ के एक एक क्वेश्चन रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे लिखा जाता है ना, ऐसे नहीं होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, पौधे में श्वसन क्रिया संभव है, पौधे में श्वसन क्रिया संभव है, रेस्पिरेशन इज पॉसिबल इन प्लांट, पौधे में श्वसन क्रिया संभव है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज पॉसिबल इन प्लांट, सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगला ऑप्शन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की क्या अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगला है केवल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे बताइए किस स्थिति में जो है प्लांट रेस्पिरेशन कर सकता है, किस स्थिति में प्लांट क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही है क्या होना चाहिए, ये, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की, तो सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, ओनली द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही संभव है क्या प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन। अब आप लोग बोलेंगे कि सर प्लांट तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, तो भैया वो फोटोसिंथेसिस के दौरान करते हैं, रेस्पिरेशन में नहीं करते हैं। रेस्पिरेशन में तो बेचारे प्लांट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और हमको भी क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि जो है हमारी जो पृथ्वी पे जितनी भी ऑक्सीजन है, पृथ्वी पे एनवायरमेंट जहां पर भी जितनी आप देख पा रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी है, जिसमें समुद्र भी इंक्लूडेड होगा, जितनी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन प्रोड्यूस करता है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में फेंक के मारिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रॉबिन्सन एस्टर कहलाता है, रॉबिन्सन एक्सटर कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉल्ड रॉबिन्सन एक्सटर। ये रॉबिन्सन एक व्यक्ति का नाम था, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है, कौन रॉबिन्सन एक्सटर के नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ग्लाइकोलिसिस, आपको पता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान पहला जो स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। अब इस प्रोसेस का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन, तो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो कहां जाके खत्म हो जाती है, वो हो जाती है पैरुविक एसिड के बाद, कहां हो जाती है, पैरुविक एसिड के बाद, क्योंकि पैरुविक एसिड के बाद एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो पैरुविक एसिड यानी कि पैरुविक अम्ल जो है वो लास्ट प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वायवीय श्वसन के दौरान एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ है, वायवीय श्वसन के दौरान एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ है, द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में शुद्ध, मैंने पहले ही बात करी थी, शुद्ध लाभ की बात कर रहे हैं, तो शुद्ध जो है वो आप लोगों का 36 आंसर इज करेक्ट होना चाहिए। एक बार अपन चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, इज करेक्ट आंसर है ए 36। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से, शुद्ध जो एटीपी बनती है वो 36 बनती है, वैसे 38 बनती है, लेकिन 2 एटीपी जो है भैया इसी प्रोसेस में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि भैया प्रोसेस करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो 2 एनर्जी वो खुद ले लेती है, ठीक है ना। जैसे मान लो डीजल का टैंकर है, डीजल लेके आएगा तो कुछ डीजल वो भी तो खाएगा, है ना, उसी तरीके से ये होता है कि ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के 1 ग्राम मोल से कुल ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ये तो आंसर बिल्कुल सही है, 38 जाएगा इसमें, इसमें जाएगा 38, इसमें कितना जाएगा, 38 जाएगा, ऑप्शन ये है वो कौन सा है, सी है, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाइए, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली लिंक क्या है, देखो आप लोगों को पता है क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जो है वो पहला प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, और क्रेब्स चक्र बहुत खास स्टेप होता है, तो इन दोनों के बीच की लिंक कौन है, व्हाट इज द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात करी थी, और वो है एसिटिल कोएंजाइम, कौन है, एसिटिल कोएंजाइम, ये जो है ये जोड़ता है, और ग्लाइकोलिसिस का लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो पैरुविक
एसिड होता है, ठीक है ना, इनको भी ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन, ये सब पीएचडी के आए हुए क्वेश्चन है। श्वसन के दौरान पैरुविक अम्ल बनता है, पैरुविक एसिड इज फॉर्मेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो कहाँ बनता है भैया? क्रेब्स चक्र के द्वारा, सी टीसीए के चक्र के द्वारा, पीपीपी चक्र के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस है ना, इसके दौरान। बताइए जरा कहाँ बन रहा होता है? तो थोड़ी देर पहले बताया था कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? पैरुविक एसिड है। तो ग्लाइकोलाइसिस है, उसी में लास्ट प्रोडक्ट के रूप में पैरुविक एसिड बन रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायवीय श्वसन की खोज डिस्कवर्ड है ना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन की खोज किसने की थी? तो डिस्कवर्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। पेफर, केल्विन, पॉस्चर, कॉस्टिसेव, ये चार व्यक्ति हैं, इनमें से बताइए जरा कि अवायवीय यानी कि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है कॉस्टिसेव। क्या नाम है इसका भैया? कॉस्टिसेव इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है टीपीपी। टीपीपी का तात्पर्य है, टीपीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कुल मिला के बात ही हमसे, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जो है देना है, वो वापस से मेरे यहाँ बताने के बाद भी देना है। थायमीन पाई सल्फेट, है ना, थायमीन पाई सल्फेट। क्या है इसका आंसर? थायमीन पाई सल्फेट है, ठीक है, थायमीन पाई सल्फेट इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, निम्नलिखित में से किसमें 1 ग्राम अधिक प्रोटीन अधिक होता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे सही तरीके से नहीं आया है, छोड़िए इसको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 31 कि निम्नलिखित अच्छा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला में कौन अंत में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? Who receive electrons last in the electron transfer chain? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होती है, उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है, इसी को हम एक तरीके से क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दे रहे होंगे। तो इसका आंसर आएगा सी। कौन सा आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए बी, O2। कौन है? ऑक्सीजन, ये होता है, लास्ट में एक्सेप्ट करता है। अगला है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता है? Who receive electrons last, अच्छा ये यहाँ पे गलत हो गया ना, क्वेश्चन हटाइए, ये हटाइए। ग्लाइकोलिसिस के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता है? तो बताइए जरा, ग्लाइकोलिसिस के दौरान लास्ट में क्या नहीं हो रहा होता है? क्या नहीं होता है? तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बो सिलेक्शन, है ना, ऑक्सीडेटिव डी कार्बो सिलेक्शन जो होता है ना, ये नहीं होता है। ये डिजाइनेशन, फोटोफॉस्फोराइजेशन, इसके अलावा आइसोमेरिज्म, ये सब हो रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टीसीए चक्र जिसे एसिटाइल CoA अम्ल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इन द टीसीए साइकिल एसिटाइल CoA इज एक्सेप्ट बाय द एसिड। किसके द्वारा ये करा जाता है? ये आंसर आप लोगों को देना है। ये क्या करना है आप लोगों को? इसका आंसर देना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा भैया। तो इसका आंसर आएगा सी, ऑक्सैलो एसिटिक। इसका आंसर क्या आएगा? ऑक्सैलो एसिटिक। अगला क्वेश्चन आपके पास है, श्वसन का अनुक्रमिक मार्ग है द स्कैटियल पैथ ऑफ रेस्पिरेशन इज, मतलब किस तरीके से चलता है? पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, और फिर क्या होता है? तो इसका आंसर ये वाला है। आप लोगों को मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लाइकोलाइजेशन होता है। ग्लाइकोलाइजेशन के बाद होता है टीसीए, टीसीए के बाद होता है ईटीएस, ठीक है, क्या होता है? ईटीएस। ये 3 तरीके के चक्र चलते हैं और ये जो है हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन? ये भी आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो ये है ऑक्सीकरण प्रक्रिया। कैसी है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसी है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो बेटा आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, और मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग थ्योरी पढ़ा करें। यहाँ एमसीक्यूज देखें, थ्योरी पढ़ें, बायोलॉजी को बार बार पढ़ें, बार बार एमसीक्यूज देखें, क्योंकि बेटा एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बेहद खास हैं, ठीक है। आप किसी भी ग्रुप से दे रहे हो, आपके एग्जाम में बायोलॉजी आनी है, पीसीएम वालों को छोड़ के, पीसीएम वालों को छोड़ दें तो सबके एग्जाम में
बायोलॉजी आती है और बेहद खास है आप लोगों के लिए बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी कलेक्ट करनी है और इसको बहुत अच्छा कर लेना है, ठीक है ना। अगर एग्रीकल्चर 1 to 3 की बात करूं तो मैं आपको क्रॉप, एनिमल और बायोलॉजी यही सिलेक्शन लाने वाली है, ठीक है ना। और बाकी जो क्रॉप जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए तो बायोलॉजी जो है वो मास्टर माइंड सब्जेक्ट है, यही आप लोगों को सिलेक्शन की तरफ लेके जाने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग बायोलॉजी को अच्छा करिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि बेटा सपना आपने देखा पीएटी में जाने का, तो दूसरे बच्चों को देख के खुद अलग अलग चीजों में मत भागिए, बस पढ़िए, ठीक है। किसी एक पे विश्वास रखिए और पढ़िए, ठीक है ना। आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। और आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, जो फोटोसिंथेसिस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जाके देखिए और इसी तरीके से चैनल से बने रहिए। वीडियो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। बहुत सारे बच्चे बिना लाइक करे ही चले जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे बच्चे लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, वो भी बहुत गलत बात है। तो कंपटीशन ज्यादा नहीं है, घबराना नहीं है। फॉर्म कितने भी डल जाए, फॉर्म भले आप लोगों के 20,000 डल जाए और हो सकता है कि इस हजार हम 35,000, 30,000, 35,000 के आसपास फॉर्म देख पाए पीएटी में, लेकिन इन चीजों से घबराना मत। मुश्किल से 1200 से लेके 2000 तक की ही बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं ढंग से, उनके अंदर आपको कंपटीशन देना है, ठीक है। और आप लोगों तो बस इतना ध्यान रखिए कि आप लोग अगर 120 प्लस नंबर लेके आते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, दुनियादारी से अपन को मतलब नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।